नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं हम उज्जैन का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कार्यक्रम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो आज पूरा होने जा रहा है, यानी समापन समारोह है कॉन्क्लेव का, जहां अनादि टीवी की टीम भी इस वक्त मौजूद है और कार्यक्रम की पल पल अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कॉन्क्लेव का समापन समारोह है, मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और निवेशकों से भी चर्चा करेंगे सीएम। और माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल, उनका भी हार्दिक स्वागत है मंच पर। और इस सभागार में आप सभी का भी उपस्थित सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे आखिरी सत्र में, इस समापन सत्र में, और देवी सज्जनों, जबकि ये समापन सत्र है, एक अति महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि ये शुरुआत है अनेक नई शुरुआतों की। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द बिगिनिंग ऑफ मेनी न्यू बिगिनिंग्स। ये शुरुआत है अतीत से संवाद करते हुए एक उज्जवल, एक विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की। और इन 2 दिनों में जो अनेक प्रतिबद्धताएं, जो गहन चर्चाएं की गई हैं, जो साझेदारियां यहाँ पर सामने रखी गई हैं, उन्हें फलीभूत करने की। And as we take this way forward session, ladies and gentlemen, we are really honored that we have the presence of a very senior minister of the Modi government present with us, of the government of India present with us on the stage. We have Shri Arjun Ram Meghwal ji, our Honorable Minister of State for Law and Justice, present here on the dais. उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। His presence definitely dignifies and magnifies this event, but more importantly, it endorses the commitment, the support, the encouragement which the government of Madhya Pradesh has been receiving from the central government. तो उनका विशेष रूप से आभार हमारे मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण का, जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका सहयोग, उनका सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन हमें मिलता आया है, और एक बार फिर उनकी यहाँ पर उपस्थिति मंच पर इसको और सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले हम श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का विशेष रूप से स्वागत करते हैं, और मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। मुख्यमंत्री जी ने स्लोगन दिया कि हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं, बातें कम, काम खाली स्थान उन्होंने छोड़ दिया। तो ये हम सबके लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, तो उस मार्गदर्शन का ही प्रतीक है। एक और जो बड़ी विशेषता है, जो पावर इन्वेस्टर समिट में आप लोगों ने नहीं पाई होगी, करीब 283 वृहद और एमएसएमई की इकाइयों को 12,170 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 1250 एकड़ जमीन उनको आवंटित की गई। यह भी पहली बार आपको देखने में इस तरह का मिला होगा कि बातें नहीं, सीधे या तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज फैक्ट्रीज की, या फिर उसमें उसको लोकार्पित करने का कार्यक्रम, या फिर उनको जमीनों का आवंटन का कार्यक्रम। ये सारा कुछ कल के कार्यक्रम में आपने देखा और इस कार्यक्रम के तहत हुआ है। हमने यह भी देखा विशेषता कि एक देश के और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक अदानी समूह ने कल 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का मध्य प्रदेश में घोषणा की। और यह इतनी बड़ी घोषणा है कि जिससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी पे बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको समूह ने विक्रम उद्योग उज्जैन में करीब 1250 करोड़ रुपए के निवेश का, जिससे कि 500 रोजगार के सृजन का अवसर प्राप्त होगा, वो कल अनाउंस किया है। हमने इसके साथ एक और, जैसे कहते हैं ना कि हम बातें करने नहीं, काम करने में विश्वास रखेंगे, इस धारणा पे अमल करते हुए एल&टी माइंड ट्री ने कल एक एमओयू पे हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही किए, जिसमें उनको सुपर कॉरिडोर पे 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई। वो 500 करोड़ का निवेश करेंगे, और इस निवेश से 10,000 आईटी सेक्टर के रोजगार सृजित होंगे, जो मध्य प्रदेश के बच्चों को, मध्य प्रदेश के हमारे आईटी सेक्टर के बच्चों को मिलेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने समय का लगातार सदुपयोग करते हुए कल से लेके आज तक 20 से अधिक औद्योगिक समूहों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं DIP, IP की तरफ से, और इनमें 17,000 करोड़ के निवेश की संभावनाएं परिलक्षित की गई और जिसके ऊपर विचार विमर्श करके आगे कार्य किया जाना है। 880 इकाइयों के ने विभिन्न क्षेत्रों में, और इस खबर को जरूर ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा कि 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवा का माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से शुभारंभ करेंगे और यह अपने आप में पूरे देश के लिए सबसे नया और सबसे एक एम्बिशियस प्रोग्राम होगा जिसमें गरीब आदमी एम्बुलेंस की सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। कॉन्क्लेव में जो 2 दिन का हुआ है, इसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना जैसे विविध निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया गया। हमने कल देखा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसकी एक डायरेक्टरी और उसके उत्पादों का निर्यात और उसका घरेलू व्यापार कैसे बढ़े, कैसे इस चीज को और आगे बढ़ाएं, इस चीज के लिए कल हमने प्रयास किए। जैसा मैंने बताया कि 2500 से अधिक बायर सेलर्स की मीटिंग्स भी हुई। हमने 3 प्रदर्शनियां भी स्थापित यहाँ पे की, जो कि हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है 16 डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उसके बारे में हमने उसमें देखा, और मध्य प्रदेश की नीतियां उनका प्रदर्शन उसमें किया गया। 2 दिनों के अंदर 5 क्षेत्रीय सत्र भी हमने आयोजित किए, जो कि MSME और स्टार्टअप के ऊपर थे। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर, जो कि डेयरी में, एग्रो में, खाद्य प्रसंस्करण में, मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास में निवेश के अवसर, धार्मिक पर्यटन, फार्मा मेडिकल डिवाइसेस और उनकी चुनौती, इन सब विषयों पे हमने यहाँ पे क्षेत्रीय सत्र भी आयोजित किए। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी लोगों का अपने विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ 2 दिन के इस कार्यक्रम में हम सभी लोगों के साथ भागीदारी की। मैं पुनः एक बार माननीय मंच और सदन में उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रेस मीडिया के भी जो साथी हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार कवरेज दिया, और मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, पर हिंदुस्तान का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इस कार्यक्रम की झलक या इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा नहीं की गई है। और सबके बाद में एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ हो पाया है, यह पुनः महाकाल के चरणों में मैं नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद के बिना शायद कुछ नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ये रिपोर्ट कार्ड देने का। और देवी सज्जनों, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने कहा कि एक बहुत ही जोश और उत्साह और उमंग रहा इन 2 दिनों में, और बढ़ चढ़कर लोगों ने निवेश करने की अपनी रुचि यहाँ पर जाहिर की। और जबकि ये समापन सत्र है, तब भी वे जोश और उत्साह बना हुआ है, और हमारे अन्य प्रमुख उद्योगपतियों ने भी यहाँ पर निवेश करने की अपनी एक रुचि, एक प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो उन्हें अब मैं आमंत्रित करती हूँ, श्री दिनेश पाटीदार, मैनेजिंग डायरेक्टर, शक्ति पंप्स। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय अर्जुन हमारे केंद्रीय से राज्य मंत्री पधारे हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री जी ने से निवेदन करती हूँ कि आप प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर।
तो पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का यहाँ पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर कमलों द्वारा। और यहाँ पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये एयर एम्बुलेंस सेवा हेलीकॉप्टर, जो हेली एम्बुलेंस जिसका मैंने आपको बताया, अभी ये टेक ऑफ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईकेज एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एयरो मेडिकल साइंसेज फेलोशिप में प्रशिक्षित होंगे। ये अनूठी सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केंद्रों पर एयरलिफ्ट करेगी। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा, जो कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर पुनः ईंधन भरकर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान तक पहुंचने में सक्षम है, तथा फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान राज्य के सभी मौजूदा हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों से 24 घंटे जुड़ा रहेगा। भोपाल स्थित कमांड सेंटर से संचालित मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों से जुड़ी होगी। साथ ही एयर एम्बुलेंस आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाएगी व आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद के उच्च चिकित्सा केंद्रों पर हवाई मार्ग से ले जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता से प्रारंभ हुई इस संवेदनशील व जीवन रक्षक सेवा के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही हृदय, श्वसन एवं न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में तीव्र चिकित्सा प्रदाय, नवजात एवं उच्च जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों तथा दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ये सेवा प्रदेश के लिए जीवन रक्षक वरदान सिद्ध होगी। और देवी सज्जनों, ये जीवन रक्षक सेवा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब इसका नाम पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा होगा। तो और अब मैं हमारे सम्मानित अतिथि, हमारे विशेष अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को आमंत्रित करती हूं। माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय, संस्कृति एवं संसदीय कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, इस कार्यक्रम के तहत मंच पर उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जा से ओतप्रोत और नवाचार करने में माहिर ऐसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका हम अभी जो आपने कार्यक्रम जो किया है वो मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे चैतन्य कश्यप जी और गौतम टेटवाल जी, हमारे आनंद बांगड़ साहब जो मेरे क्षेत्र से ही आते हैं, अहलुवालिया जी, दिनेश पाटीदार जी, सभी सम्मानित मंच को मैं नमस्कार करता हुआ, जो इस सभागार में बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करता हुआ, मीडिया के साथियों को भी नमस्कार करता हुआ मेरी बात प्रारंभ करता हूं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024
ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवसर है उद्योगपतियों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी, सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कि वो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे उज्जैन, जो महाकाल के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो लोग जब यहां आए तो जय महाकाल के दर्शन भी करें और अपने इन्वेस्टमेंट करके यहां लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी अवसर पैदा करें। इसके लिए ये मीट है। इस मीट का पर्पज एक ही है कि कैसे यहां इन्वेस्टमेंट आए, कैसे ये क्षेत्र आगे बढ़े, उज्जैन के आसपास जो हमारा रिसोर्सेज है उसको हम फिनिश गुड में बदल करके कैसे देश के दूसरे भागों में पहुंचाएं, कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, ये सारे उद्देश्य आज के मीट के हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, हम एक इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री के कालखंड है, ये 4 कालखंड लोग मानते हैं। जो इंडस्ट्री को समझते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझते हैं, वो 4 कालखंड मानते हैं। एक हुई तब स्टीम का आविष्कार हुआ, तब शुरू हुई, और हम स्टीम के आविष्कार को लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको व्याख्या की है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे स्टीम के आविष्कार से जब देखा कि मानव औजार उपकरण का प्रयोग करके और अपना व्यापार बढ़ाता है, तो तेजी से समुद्री व्यापार बढ़ा, तो उसको बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री 0.10 कहा। लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद एक बहुत ऐसी क्रांति आई जिसको हमने भी महसूस किया, समुद्र के किनारे रहने वालों ने स्टीम को महसूस किया, हमने महसूस किया बिजली को। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो बहुत से फैक्ट्री के पुर्जे बिजली से चलने लगे, तो लोगों ने कहा यह भी एक क्रांति है, तो उसका नाम दिया इंडस्ट्री 2.0। और वो भी पूरे यूरोप, अमेरिका, एशिया, इवन भारत भी अछूता नहीं रहा, और यहां उसको इंडस्ट्री 2.0 में हम चलते रहे। फिर एक तेजी से एक क्रांति आई और पूरे संसार में आई, उसका नाम है आईटी। तो पहले स्टीम ने क्रांति की, फिर बिजली ने क्रांति की, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रांति की। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रांति की, कंप्यूटर आया, तो लोगों ने कहा शायद रोजगार कम हो जाएंगे, ऐसा विषय भी आया। लेकिन कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना अब जीवन जी नहीं सकते, ऐसा महसूस हो रहा। अगर ये आईटी की क्रांति नहीं होती तो रेलवे रिजर्वेशन पे हमें खिड़की पे जाके ही रिजर्वेशन कराना पड़ता। आज तो हम घर बैठे रिजर्वेशन करा लेते हैं। ये सब आईटी। तो इसको रणनीतिकारों ने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये 3.0 है, लेकिन नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू ए 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्री 4.0 ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, एआर, वीआर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बिना हम अब जी नहीं सकते जी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर गाड़ी, जिसको व्हीकल हम कहते हैं, जिसको हम बोला ये बिना ड्राइवर के चलेगी क्या? लेकिन हम अब पीछे नहीं जा सकते। इसको हम जैसे स्टीम से भी पीछे नहीं गए, लोग आगे बढ़े, बिजली से भी पीछे नहीं गए,
हाथ का काम होता रहा, लेकिन बिजली ने अपना काम किया, लेकिन पीछे नहीं जा सके। हम आईटी से भी पीछे नहीं गए, आगे बढ़े, भारत आगे बढ़ता गया। अब इंडस्ट्री 4.0 में जब हम प्रवेश कर गए हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसमें टेक्निकल सेशन हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाया जाए, इसमें आईओटी को समझाया जाए, इसमें एआर वीआर क्या उसको समझाया जाए। और ऐसे ही यहां राघवेंद्र जी बता रहे थे कि सेशन हुए हैं, आप लोगों से चर्चा हुई है। मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट को करने के लिए पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अब मुझे बुलाया, कुछ लोग पूछते हैं भाई कानून मंत्री का क्या काम ऐसे मीट पे। कानून मंत्री का भी बहुत काम है जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने किस तरह का आपको जरूरत थी उस तरह के कानून बनाए। जैसे कॉमर्शियल कोर्ट आपकी जरूरत थी। आप कहते थे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई जज नहीं है जो कॉमर्स को समझता हो, इंडस्ट्री को समझता हो, हमारे तो सेपरेट कॉमर्शियल कोर्ट होने चाहिए। बनाए और उसमें 120 दिन की हमने शर्त भी लगा दी कि अगर अपोजिशन पार्टी अपना पक्ष 120 दिन में नहीं रख सकती है तो उसके बाद वो पक्ष रख ही नहीं सकती। इसलिए केस जल्दी सेटल होने लगे। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद एक हम लाए आर्बिट्रेशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई इंडस्ट्री के लोग और एंटरप्रेन्योर अपना आर्बिट्रेशन का केस सेटल कराने के लिए कोई हांगकांग जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई दुबई जाता है, वो भारत में ही क्यों नहीं करे। हमारा ही एंटरप्रेन्योर, हमारा ही वकील भारत का, वह लंदन जाकर के पैरवी करता है, वहां से अवार्ड आता है, तो फिर हम यहां क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया। गुजरात में गांधीनगर में हमने एक गिफ्ट सिटी बनाई है, कभी जाकर के देखना। जो हमें इंडस्ट्री 4.0 में जिसकी जरूरत है उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में पूरे हो रहे हैं। अब आप देखिए, एक मीडिएशन लॉ है। मीडिएशन लॉ की इस देश में हमेशा से ही जरूरत रही है। मुख्यमंत्री जी, आप तो गांवों से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूं। गांव में कोई झगड़ा हो जाता था तो कोई गांव का पंच तय कर देता था, फिर गांव वाले कहते थे भी पंच ने तय कर दिया, मान जाओ, इसका जुर्माना भी दो, उसको जो सजा है वो आप मानो, और मानते थे लोग। लेकिन अब दो भाई लड़ रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म हुई, झगड़ा हो गया और दो लड़ रहे, नीचे के कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इन दो भाइयों की एनर्जी कोर्टों में क्यों जाए। तो क्या करना चाहिए, ये दो भाई मिलकर के तय कर दें कि ये हमारा मीडिएटर है, ये जो फैसला कर देगा, ये जो फैसला कर देगा उसको हम मानेंगे। उसको कानूनी ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी मीडिएशन लॉ में अमेंडमेंट करके। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। ये जोर से बोल रहे हो आप, आपका काम जोरदार, ताली बजाओ भाई इनके लिए। एक हमें अननेसेसरी के कितने ही कानून थे जो हमने समाप्त किए, अननेसेसरी, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नागरिकों के लिए भी परेशानी, आपके लिए भी परेशानी। अब आपकी फैक्ट्री है, अब आपकी फैक्ट्री में आप व्हाइट हाउस, खैर किसी जमाने में कोई रहा होगा विषय कि साहब व्हाइट वाश नहीं करेंगे तो बीमारियां ज्यादा मजदूरों को महसूस करेगी। अब तो सारी चीजें व्हाइट वाश होती है, लेकिन कोई इंस्पेक्टर गया, उसने कहा आपने अपनी फैक्ट्री में व्हाइट वॉश नहीं कर रखा है तो आपकी फैक्ट्री में अगर आपने 3 दिन में नहीं किया तो मैं बंद करने का नोटिस चिपका देता है। वो ऐसे कानून थे, लेकिन किसी ने समाप्त करने का नहीं सोचा कि इन कानूनों की आवश्यकता अब नहीं है। भाई उसमें विश्वास करो, उसको कह दो अपना व्हाइट वॉश करेगा, उसका काम है। लेकिन सरकार क्यों इसमें बीच में पड़ रही है। अब फायर की चिमनी की हाइट ये, अब चिमनी की हाइट ये ठीक है, पॉल्यूशन के मामले में एक पैरामीटर टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आते गए,
हाइट में भी चेंज आते गए, लेकिन एक कोई किसी ने कानून कभी बना दिया। आजादी से पहले कैसे बहुत से कानून हैं जो नागरिकों को परेशान कर रहे थे, उद्योगपतियों को परेशान कर रहे थे। और अब आप देखिए, एक पोस्ट ऑफिस में एक ऐसा कानून था कि अगर आपने किसी को पोस्ट कार्ड डाला और एड्रेस सही नहीं लिखा तो आपको सजा हो जाएगी। अरे यार, नहीं लिखा तो नहीं लिखा सही, आपको सजा हो जाएगी। ये क्या कानून थे? तो ऐसे कई कानून थे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। वो कानून 1550 से ऊपर है, इसलिए मोदी है तो आपका ही तो जीवन आसान हो रहा है। ऐसे हमने कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए जन विश्वास बिल लोकसभा से पास किया। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एक्ट में, अलग अलग विभागों में आपको एक कंप्लायंस करनी पड़ती थी। उसको अगर आप नहीं करोगे तो आपको सजा भी हो सकती थी, जेल भी हो सकती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एंटरप्रेन्योर पे विश्वास करो, व्यापारी पे विश्वास करो, ट्रेडर पे विश्वास करो, जो उद्योग धंधा कर रहा उस पे विश्वास करो। जहां वो देश के प्रमुख कानून को तोड़ करके नागरिकों को परेशान अगर होते हैं उस कानून को तोड़ने से, तो वो कुछ कानून तो रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कानून जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन वो चले आ रहे थे, इसलिए उनको सबको समाप्त करके और प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया जन विश्वास बिल। हम आप पे विश्वास करते हैं, मोदी है तो आज के इन्वेस्टमेंट मीट पे ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। मैं थोड़ी स्वामी विवेकानंद जी की एक 3 भविष्यवाणी है, थोड़ा 5 मिनट और लूंगा। मुख्यमंत्री जी चलेगा क्या? 5 मिनट और। एक 3 भविष्यवाणी है, उनका जिक्र करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए, सबको पता है ना भाई आपको? वो थी वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, और उसमें भाषण देने के बाद बहुत फेमस हो गए। तो उनके पास ही एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है यूएस में। कुछ लोग यूएस से आए होंगे, जानते होंगे, कुछ गए होंगे, वो जानते होंगे। वहां लड़कों ने, जैसे आज हमें एक लॉ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बुलाया भाषण देने के लिए, ऐसे ही स्वामी जी को बुलाया। तो बहुत अच्छा भाषण दिया भारत के बारे में। तो भाषण के बाद एक महिला पत्रकार, उस समय प्रिंट मीडिया ही होता था, वो आई, स्वामी जी आपने भाषण तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि आपका देश आजाद कब होगा? अब आप देखिए 1895 में किसी साधु से, सन्यासी से ये प्रश्न करना कि आपका देश आजाद कब होगा, कठिन प्रश्न था ना? ये था या नहीं? बहुत कठिन प्रश्न था। तो स्वामी जी ने देखा क्या करें, तो स्वामी जी बैठ गए ध्यान में बैठ गए। तो उसको लगा कि ये इनका जवाब नहीं देना चाहता है, तो वो टीज कर रही थी। स्वामी जी अंग्रेजी तो अच्छी जानते ही थे, कानों में पड़ रही थी उनके, लेकिन वो ध्यान में चले गए। ध्यान से उन्होंने 3 चीजें देखी, और जैसी वो महिला आगे चली गई, उसने देखा ये कुछ नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा नाउ कम नियर, नाउ आई कैन फोरकास्ट। तो उसने कहा क्या, बोलो। तो स्वामी जी ने फोरकास्ट किया, बोला मैं 3 फोरकास्ट करूंगा, 3 भविष्यवाणी। उसने कहा मैंने एक ही पूछी है। कहने आपने एक पूछी है, मुझे 3 दिखी है। तो पहली क्या, मेरा देश 50 सालों के भीतर भीतर ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा। 1895 और 50 साल के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और इटली और चर्चिल में विवाद हुआ और हमारा देश आजाद करने के नियम बना दिए और 47 में आजाद हो गया। तो एक भविष्यवाणी सही होगी, सही हुई कि नहीं बताओ भाई? दूसरी भविष्यवाणी, उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स 1816 में पैदा हुआ। ये स्वामी जी बोल रहे हैं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूं। लेकिन कार्ल मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद वो महिला बोला मैंने तो एक ही पूछा था, बोला दूसरी सुन के दो। कार्ल मार्क्स के ठीक 100 साल बाद रशिया में एक क्रांति होगी। बोला काय की क्रांति होगी? बोला कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा या कुछ भी होगा। बोला रशिया में हो नहीं सकता, स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हो। जर्मनी हमारा इंडस्ट्रियल देश है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का देश। रशिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, रशिया में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन स्वामी जी की भविष्यवाणी सही हुई और ठीक 1917 में, 1816 में कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, 1917 में रशिया में क्रांति हुई भाई साहब, ठीक 100 साल बाद। और उसी में एक भविष्यवाणी और जुड़ी हुई थी स्वामी जी की कि ठीक 100 साल बाद
ये जो मार्क्स की थ्योरी है, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 2017 आते आते ये भी समाप्त हो गया भाई साहब। जो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन करने वाले लोग हैं वो भी इंडस्ट्रियल मीट करते हैं। पहले वो मीट थोड़ी करते थे, बंगाल में भी होती है, केरला में भी होती है। तो स्वामी जी की भविष्यवाणी सही। तीसरी भविष्यवाणी, जिसको लोगों ने कहा ये तो सही नहीं होगी, स्वामी जी ने वो तीसरी जो भविष्यवाणी की वो ये की थी, ध्यान से सुनना, 21वीं सदी भारत की होगी। कब बोल रहे हैं? 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में लड़कों के एक प्रोग्राम के बाद एक पत्रकार को कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो वो महिला पत्रकार कहती है, स्वामी जी शायद आप भूल गए, आप 19वीं सदी में बात करते हो, बीच में 20वीं सदी भी आ गई है। कि मुझे 20वीं सदी नहीं दिखी, मुझे 21वीं सदी ही दिखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इंडिया विल बी, ये उनका कोट है, इंडिया विल बी इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली वर्ल्ड लीडर इन 21st सेंचुरी। हर हर महादेव। और अब मोदी जी के कालखंड में आपको स्वामी जी की जो 3 भविष्यवाणियां थी, जिसमें 2 तो सही हो गई, घटकर पर एक से एक बढ़कर के काल के प्रवाह में नरेंद्र मोदी जी के भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे, ये लिख के दे सकता हूं। आप बताओ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना वेशभूषा शुद्ध भारतीय भाषा के, भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप पहने। माननीय अर्जुन जी मेघवाल बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, अपनी नौकरी छोड़ करके इस जनतंत्र के काम में लगे। और इस जनतंत्र के काम में लगे तो कैसे लगे? अपने प्रत्येक कदम से एहसास करा रहा है। ऐसे हर मंत्री को देखो, हर अधिकारी को देखो। कभी कल्पना कर सकते अजीत डाभोल 10 साल हो गए थे नौकरी छोड़े, और 10 साल बाद वापस लाए और सुरक्षा सलाहकार बनकर के दुनिया में एहसास करा कि भारत और भारत की ताकत क्या है। ये एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा आराम से? जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि आप ये रसिया से तेल खरीद रहे हो और अमेरिका से बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा, मोदी है तो ये एहसास कोई करा सकता है क्या? ये मैजिक जो चल रहा है। अब आप उस पे बोले ही नहीं है। आपने कहा कि न्याय संहिता को बदल करके, दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता स्थापित की। कानून अंग्रेजों के हिसाब से जब कानून बनाते तो वो दंड देकर के अपनी ताकत का एहसास कराते थे। हमारे यहां तो हजारों साल से, और ये विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव का 3रा दिन है। विक्रमादित्य के कई गुणों के कारण से विक्रमादित्य जाने जाते थे। तो विक्रमादित्य न्याय परंपरा के लिए सबसे बड़ा मापदंड स्थापित करते आए। और मूल रूप से माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी से विक्रमादित्य विषय को चर्चा हुई लेकर के, तो आपकी भी वो, अभी चूंकि आपने समय कम है और उनको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना, वहां बोलना है, तो वहां का समय ले लिया। लेकिन विक्रमादित्य के उस गुण से प्रभावित होकर के हमारी न्याय के मापदंड और उसका प्रतिमान भी बदला। आपने कहा कि आंख बंद करके कोई तराजू लेकर के न्याय करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। आंख की पट्टी खोलने का काम भी मोदी है। तो ये जो आंख की पट्टी बांध करके कोई न्याय होता है क्या? ये काला कानून, और कितनी पिक्चरें देखी थी अपन ने पुराने जमाने में। तो कानून केवल बातों से नहीं चलता है, कानून संवेदनाओं से चलता है, आंख खोल करके देखने के साथ। और हमारे यहां तो आंख भी अलग अलग मानी गई है। आंख तो खुलेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु उसके और भी पीछे देख रहा है। ये जो हमारी परंपरा है, जिसके कारण से भारत हजारों हजार साल से जाना जाता है। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें। मेरे एक और मित्र यहां बैठे मंत्री हैं, गौतम टेटवाल जी, आपका भी अभिनंदन है। और यहां उद्योगपति भी सारे बैठे हैं, श्री एच.ई. नीलेश कुमार जी, श्री दिनेश पाटीदार जी शक्ति पंप्स वाले, आनंद बांगड़ जी, हमारे जाम्बिया के एच.ई. परसी पी चंदा जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे निश्चल त्रिवेदी जी, अजीत कुमार जी, आलोक बिड़ला जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, आशीष कंकारिया जी, पी अहुलीवालिया जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद सुलेमान साहब, राघवेंद्र जी,
पी नरहरि जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे वरिष्ठ विधायकगण, कई सारे अलग अलग दायित्ववान पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका एक साथ कितने अलग अलग प्रकार से संयोग से ये हमारी 2 दिन के इन्वेस्टर्स समिट का एक तरह से समापन का हम तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन समापन भी एक नई भविष्य की संभावना लेके चले, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया। आपने कहा भाप का एक समय मान लो, बिजली के आवंटन का दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के एआई के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा। लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए हमने हवाई का भी एक मार्ग खोला है। हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करें ही करें, यहां से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहां तक जाना चाहिए। और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है, आज हमने कहा कि इसीलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे तो सरकार, नहीं तो काहे की सरकार। मैं जानता हूं विक्रमादित्य का एक गुण ये भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती है, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण को हथेली में रख करके सहजता के साथ उसके साथ सामने पहुंच जाए। इसकी एक छोटी सी कहानी कहकर के मेरे अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा। विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों के किस्से ऐसे मानते कि विक्रमादित्य ने जो जीवन में किया है, बाद के काल में हर राजा विक्रमादित्य बनना चाहता था कि मैं विक्रमादित्य के समान, जिसने पुरुषार्थ, पराक्रम और अपनी कुछ उपलब्धि हासिल की, वो अपने आप को विक्रम के समकक्ष मानता है। तो हमने सबने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, राजा भोज ने बहुत सारे प्रकार से अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। 10 प्रकार के उनके गुण थे। उनकी पुस्तकें आज भी भोजपत्र में उनके लिखे गए सभी संदर्भ ग्रंथ सहित उपलब्ध है। तो विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जोड़ करके वो कहानी मानी जाती है कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने जब राजा भोज जाते हैं तो 19वीं पुतली उनका कहती कि आप विक्रमादित्य के समान इस सिंहासन पे बैठना चाहते हैं तो आप बहादुर हैं, आप अपने युद्ध कौशल में दक्ष हैं, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन बताओ विक्रमादित्य की तरह आप आमने सामने सेनाएं खड़ी होगी और सामने आमने की सेना में आपको युद्ध जीतना है, किसी कारण से युद्ध हारना नहीं, क्योंकि हारना विक्रमादित्य जानता नहीं, तो आप किस जगह पे खड़े होकर के युद्ध करोगे कि आप युद्ध जीतो और आप अपने उस युद्ध के जीत का आनंद भी लो। विक्रमादित्य के उस तरीके से सोचने में राजा भोज ने कहा कि मैं आपकी बात समझता हूं कि अगर आमने सामने की सेना खड़ी है और सेना भी बड़ी संख्या में है और युद्ध मुझे जीतना है, तो मैं कहां, उन्होंने कहा आप कहां खड़े होकर के युद्ध का नियंत्रण करोगे, संचालन करोगे। तो पुतली से राजा भोज सोच समझ के जवाब देते कि देखो भाई, मैं युद्ध में जाऊंगा तो युद्ध जीतने का आनंद भी लेना है, और ये जो हथियार होते हैं ये सैनिक और राजा में फर्क नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से मुझे वहां खड़ा होना पड़ेगा कि युद्ध में मेरे सैनिक मुझे ठीक से देख भी सके ताकि उनका हौसला बना रहे, और दूसरा कि युद्ध मुझे जीतना है तो मैं इस स्थिति में भी जाऊंगा कि जब मैं किसी भी स्थिति में दुश्मन के किसी हथियार का मेरे पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसी स्वाभाविक रूप से डिस्टेंस भी रखूंगा और फिर युद्ध का संचालन करूंगा। उन्होंने कहा हो गया काम खत्म। लेकिन क्यों बोला, आप विक्रमादित्य का स्थान नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूं, पर ये बताओ कि मेरे और विक्रमादित्य में क्या अंतर है? क्या विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो ये सारी बातों का विचार करे? बोले नहीं, विक्रमादित्य वो बुद्धिमान तो है जितना आप बता रहे हो, लेकिन आपसे भी आगे वाले हैं। तो आगे वाले कैसे हैं? बोले फर्क इतना ही है, विक्रमादित्य ने कहा कि जन्म के बाद मौत कितनी बार आती है? मौत एक ही बार आती है। और जैसे आपने कहा कि मैं यहां खड़ूंगा तो मरूंगा और यहां खड़ूंगा तो नहीं मराऊंगा, ये खड़ा होने का जो आपने अंतर कर लिया, इसका मतलब है आपके अंदर डर आ गया, और जहां डर है वहां विक्रम हो ही नहीं सकता है, जो निडर है वही विक्रमादित्य हो सकता है। ये हमारे लिए कितने बड़े बड़े उदाहरण है, कितने बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के संदर्भ हैं जिनके माध्यम से हम सारी बातों को अपने जीवन में भी अंगीकार कर सकते, धारण कर सकते। आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां हैं ये महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी को समझने के लिए महाकाल क्या होते हैं इसको समझना है तो हमको थोड़ी सी दूसरी ढंग से बात समझना पड़ेगी। समय और प्रलय, काल की नगरी, महाकाल की नगरी।
ऐसा कहते कि सृष्टि का प्रारंभ हमारी इस चतुर्युग की प्रारंभ के साथ होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों की चतुर्युग मिला के 64,000 साल की होती। और 64,000 साल की जिस चतुर्युग में चारे युग के प्रारंभ के बाद फिर क्या होता है? तो जब तक ये संसार सृष्टि है तब तक समय है। जैसे ही समय समाप्त होगा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना ब्रह्मांड की व्यवस्था, ये सब नष्ट होंगे, प्रलय आएगा। उस प्रलय में ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो सृष्टि के निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। और ऐसा माना जाता कि ब्रह्मा जी उस समय सोते हैं, तो फिर जागता कौन है? जागते केवल महाकाल है, जो इंतजार करते हैं इस बात का कि मुझे फिर ब्रह्मा को जगाना है, फिर मुझे ब्रह्मा को खड़ा करना है, फिर नई सृष्टि बनाना है। तो ये जो आपके माध्यम से उद्योगों की जो श्रृंखला चलती है, कमोबेश उस ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए काम की एक लघु रूप में आपको लाती है, जो इस संसार को चलायमान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन के आधार पर हर एक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हर एक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में आपस की मनुष्यता स्थापित हो। इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी